This week's main story is the industries whose valuation has ballooned to 75 lakh crores in 10 years. 10 साल पहले हम टीवी में सुनते थे कि जिसकी एंडिंग मेरे को अच्छी तरह याद है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. Now, SEBI, the India's market regulator, has decided that it's time to modernize the rule book. तो इस वीडियो में हम उस पर एक डिटेल कॉन्वर्सेशन करेंगे कि क्या व्हाट आर द न्यू चेंजेस एंड व्हाट हैज सेबी प्रपोज्ड. हाय, मैं हूं क्षितिज एंड वेलकम टू द इंडियन मार्केट रिसर्च. द फ्लो एंड द थीम ऑफ द शो रिमेन्स द सेम. हम निफ्टी के एनालिसिस से शुरू करेंगे, देन वी विल मॉनिटर द इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो, सेक्टर्स जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं खास करके Q3 से, एंड देन वील वाइंड अप द शो विद द ग्लोबल मार्केट आउटलुक एंड ओवरव्यू कि भाई बाकी सारे मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है. सो लेट्स स्टार्ट द शो विद निफ्टी. निफ्टी के मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म चैनल में अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है. तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है निफ्टी का वो बुलिश है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी एकदम लॉन्ग टर्म ट्रेंड बेयरिश हो गया है. एज यू कैन सी दिस चैनल इज स्टिल बीइंग रिस्पेक्टेड और वीकली 21 ईएमए के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है. तो कौन से की लेवल है जिसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि मंथली लेवल पे ट्रेंड चेंज हो सकता है, मार्केट में वीकनेस आ सकती है. शॉर्ट टर्म पुलबैक्स को अगर हम साइड में रखते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं मंथ ऑन मंथ मतलब 6 महीने का 3 महीने का टाइप्स का व्यू. जब तक 24,300 का ये लेवल ब्रेक नहीं होता है ऑन अ मंथली चार्ट, तब तक ट्रेंड इंटैक्ट है बुलिश. फिर उससे ये भी कंफर्मेशन आ जाएगी कि इस चैनल को ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड हमें फिर और वीकनेस देखने को मिल सकती है. टिल नाउ रेजिस्टेंस इज द ऑल टाइम हाई जोन ऑफ 26,200. सो टेक्निकली फॉर अभी तक मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, वो भी हायर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है. जब तक मतलब हायर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है तो उसमें और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इसका लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है. अब निफ्टी का वीकली चार्ट देख सकते हैं. ये 1 महीने के व्यू के लिए आपको व्यू बनाने में हेल्प करता है कि भाई नेक्स्ट 1 मंथ का व्यू क्या है इंडेक्स का. उस हिसाब से एक से ज्यादा महीने का थोड़ा सा. लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि ये यहाँ पे एक इन्वर्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी और उसका एक शूटिंग स्टार बना है. दिस मीन्स कि मार्केट में थोड़ा वीकनेस आ सकता है. तो हमने देखा कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था 24,400 का, मार्केट ने उसको टेस्ट किया है, वापस रीटेस्ट किया है. इस ब्रेकआउट यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, इसको रीटेस्ट किया है. अब नाउ मार्केट इज एट अ वेरी क्रूशल स्टेज. जैसे कि मैंने देखा कि ये जो बड़ा चैनल देख रहे हैं, ये तो हमने जो मंथली चार्ट से डिस्कस किया उसी से आ रहा है. ये छोटा चैनल मैंने और बनाया है जिसका ब्रेकआउट हमें यहाँ रिसेंटली देखने को मिला. वीकली चार्ट पे भी मार्केट अभी 21 वीकली ईएमए के ऊपर है. दैट इज अगेन अ साइन ऑफ बुलिशनेस. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वीकनेस है. और यहाँ पे इस जोन को, इस चैनल के यहाँ बॉटम को प्रोटेक्ट भी किया है और यहाँ से रिबाउंड भी आया है. शॉर्ट टर्म में हमारा व्यू क्लियर है. जब तक मार्केट 24,448, ये 450 400 का ब्रॉडर जोन ले लीजिए, उसके नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं देखता, मार्केट अगेन कैन री अटेम्प्ट और मूव हायर फ्रॉम हियर. और ये हाई निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है बिकॉज अभी तक के लिए क्लासिकल यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट है. अब यहां से अगर प्राइस एक्शन ऐसा बनता है आगे जाके तो बुलिशनेस है, देन इट्स ऑल टाइम हाई निकाल देगा. ठीक है. सिमिलरली अगर ये यहाँ से वापस रिबाउंड करके ये पैटर्न बनाता है, मैं वापस दिखाता हूँ. जैसे यहाँ से ये गया इस हाई पे, देन अ ब्रेकआउट रीटेस्ट, देन इफ इट गोज हायर फ्रॉम हियर बट ये हाई नहीं निकलता है और यहाँ से फिर रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है, तो देन इट कैन ब्रेक. तो यहाँ पे क्लासिकल एम पैटर्न देखने को मिल जाएगा, फिर मार्केट वापस इस लोअर साइड के चैनल में आ जाएगा. फिर वो, लेकिन वो सिनेरियो हम तब डिस्कस करेंगे जब प्राइस एक्शन होगा. तो दीज आर द टू प्रोबेबिलिटीज विच वी आर लुकिंग एट. तो वीकली चार्ट से अभी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट रीटेस्ट का है. विल मॉनिटर दिस जोन जो हमने मंथली चार्ट की ब्रॉड रेंज डिस्कस की थी, ये इसके बाहर ही मार्केट डायरेक्शनल व्यूज देगा. विद इन दिस रेंज मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है. अब ये नेक्स्ट सेक्शन ना डेली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे निफ्टी का. ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कि भाई अगर आप एक हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते का प्लान बनाते हैं तो उसके हिसाब से पोजीशनिंग कैसी रहनी चाहिए. ठीक है. लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे अगर 25,700 के नीचे निकलेगा तो वीकनेस बढ़ सकती है. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि इस वीक का प्राइस एक्शन कैसा है. वी कैन सी क्लियरली इट्स 25,700 के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने एक शार्प फॉल दिया है बिकॉज यहाँ पे एक एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा. ये एम पैटर्न बना है, इसका ब्रेकडाउन दिखा है. ठीक है. नाउ अगेन वी हैव अ डोजी ऑन द डेली चार्ट. डोजी इज अ क्लासिकल इनडिसीजन पैटर्न विच रिफ्लेक्ट्स कि भाई बायर और सेलर अभी कंफ्यूज है कि यहाँ से करना क्या है. अगर आप देख रहे होंगे तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, इसका मार्केट ने सपोर्ट लिया है विच वीकली चार्ट पे जो हमारा ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन है उससे अलाइन कर जाता है. तो हमारा प्लान सिंपल है. 25,300 के नीचे मार्केट में वीकनेस और बढ़ेगी. अगर यहाँ की क्लोजिंग मिल जाती है इसकी, तो यहाँ पे वीकनेस और बढ़ सकती है मार्केट में. सिमिलरली इमीडिएट रेजिस्टेंट 25,783 विच कैन बी ब्रॉडली अंडरस्टैंड एज
25,800 का ये जोन है। इस रेंज में मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है और साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकता है। यहाँ पे दो चार अप्रोच और प्लान करी जा सकती है सिमिलरली, कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है या यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऐसे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो विच इज अगेन साइन ऑफ अ बुलिश रिवर्सल। यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न देख सकते हैं और हायर लो बना और फिर ये जोन थ्रेटन हो सकता है। ठीक है, एक पैटर्न ये है। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए बट यहाँ सस्टेन ना कर पाए धीरे धीरे जाके, एंड देन वी कैन सी अगेन अ ब्रेक डाउन हियर। तो फ्रेश वीकनेस, जो फ्रेश बेयरिश स्ट्रक्चर है, अब आप तभी प्लान कीजिएगा जब प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट आपको यहां से एक प्राइस एक्शन बना के इस लो के नीचे क्लोजिंग देता है। अदरवाइज देर इज नो नीड टू प्लान अ बेयरिश स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, 500-700 पॉइंट निफ्टी अपने हाई से निकल चुका है। सिमिलरली बुलिश स्ट्रक्चर के लिए जब तक 25,800 के इस जोन की क्लोजिंग नहीं आ जाती है, तब तक कोई इस जोन में मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। तो कुछ भी डायरेक्शनल प्लान मत करना। इस जोन के ऊपर आप डायरेक्शनल प्लान कर सकते हैं अगेन टू स्मॉल टारगेट्स ऑफ लाइक दिस, बट लेकिन उसमें क्विक इन एंड आउट करना पड़ेगा, वैसा वाला स्ट्रक्चर है। ब्रॉडली रेंज बाउंड है मार्केट बिटवीन 25,800 एंड 25,300। इस रेंज के ब्रीच होने पे ही आगे के डायरेक्शनल क्लूज मिलेंगे। नाउ वील स्टार्ट विद द निफ्टीज का वैल्यूएशन चेक। वैल्यूएशन देखेंगे, ये 3 साल का चार्ट है निफ्टी के पीई का। पीई को ऐसे समझिए कि मार्केट कितना महंगा है कितना सस्ता है। डिटेल में जाने का इतना जरूरत नहीं है, इतना ये इंडिकेशन ये देता है कि मार्केट अपने मीन से कितना महंगा हो चुका है फंडामेंटली और कितना सस्ता है। सो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि इस जोन के 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के आसपास आके मार्केट थोड़ा कूल ऑफ करता है। अभी का रीडिंग देखेंगे तो 22.51 है और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 22.9 है। तो यानी कि हिस्टोरिकली ऑल्सो जब भी मार्केट इस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन जोन के पास आता है तो थोड़ा कंसोलिडेट करता है, कूल ऑफ होता है, विच वी कैन सी राइट नाउ ऑल्सो कि ये कूल ऑफ हो रहा है। अब यहां से अगर हम फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो 3 साल के एवरेज के ऊपर है। सो वी कैन फेयरली से नीदर इट इज टू रिच इन वैल्यूएशंस, नीदर इट इज टू चीप इन वैल्यूएशंस। मार्केट मॉडरेट है अभी, ठीक है। अब यहां से टू ड्राइव अप द मोमेंटम लाइक दिस, ये जो फर्दर मोमेंटम इज जो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर जाता है, उसके लिए अर्निंग्स पुश लगना पड़ेगा। सो Q3 के अर्निंग्स ब्रॉडली अच्छे आए, मतलब ऐसा कोई भी अर्निंग्स नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया है। सो देर इज मतलब डाउन साइड रिस्क यहाँ से कम है, खास करके लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मतलब वैल्यूएशंस उतने अभी वो नहीं है कि खराब नहीं है मार्केट के, ठीक है। नाउ वील सी ब्रेड चार्ट देखेंगे। वी मॉनिटर दिस ब्रेड इंडेक्स कि भाई निफ्टी के कितने स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हमने शुरुआत से जब से ये एनालिसिस शुरू किया है, ये बिलीव किया है कि जब तक 50% का थ्रेशोल्ड डिसाइसिवली ब्रीच नहीं होता है, तब तक मार्केट अपने मोमेंटम को सस्टेन कर सकता है। अभी आप देखिए तो लास्ट वीक ये 50% आ चुका है और यहाँ हमने हमारे 2-3 वीडियो पहले से दिखाया था कि 80% के इस थ्रेशोल्ड को मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और जब भी यहाँ से रिबाउंड होता है लोअर लेवल से, तो 80% पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सो इसको आपके लिए कैसे यूज केस है, तो भाई सिंपल यूज केस ये बनता है कि अगर आप इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो जब भी ब्रेडथ इंडिकेटर आपका 80-70% 80% की रेंज के ऊपर है, तो आप एग्रेसिव पोजीशन मत प्लान कीजिए मार्केट में। कोई भी हो कि कोई भी आपको बोल रहा हो कैसे भी करना हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में 80% के ऊपर कोई भी एग्रेसिव पोजीशन प्लान मत कीजिए जब तक ये 50% के नीचे नहीं आ जाता है। या लोअर लेवल पे तो आप एग्रेसिव जा ही सकते हैं, तो उसको आप इसको एस इज इंडिकेटर, पोजीशन साइज इंडिकेटर, मार्केट में पार्टिसिपेशन कितना रहना चाहिए उसकी तरह पे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए 50% पे आया है, लेट्स सी कि यहाँ से डाउन साइड जाता है कि नहीं जाता है। लोअर लेवल से इसको हमेशा बाउंस देखने को मिला है अंटिल इट स्टार्ट्स टू सस्टेन। एक ही पीरियड है जब लास्ट ईयर सितंबर में ये कम से कम 3 महीना यहाँ सस्टेन कर गया था, विच कैन बी अगेन लुक्ड एट एज अ स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी टू एलोकेट टू द पावरफुल जो कंपाउंडर्स है उनकी तरफ, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द ऑप्शन स्ट्रक्चर। ऑप्शन स्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई अक्टूबर मंथ के महीने में इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग कैसी है, मतलब मेजरली ऑप्शंस मार्केट क्या इंप्लाई कर रहा है कि निफ्टी कहाँ रह सकता है। लास्ट 2 वीक से जब से हमने नवंबर सीरीज का एनालिसिस शुरू किया था, 26,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट बेस था और कॉल बेस दोनों था। धीरे धीरे कॉल बेस बढ़ता गया, बट नाउ वी कैन सी क्लियरली कॉल बेस इज इक्वलेंटली हायर देन, ज्यादा ही हो गया है पुट बेस से इनफैक्ट। सो दिस फेयरली मीन्स कि भाई 26,000 का और 26,250 जो ऑल टाइम है उसको इमीडिएट एक हफ्ते में निकालना तो मार्केट के लिए मुश्किल है, मतलब दिस वीक और नेक्स्ट वीक का, अंटिल देर इज अ कुछ ट्रेड डील का ट्रिगर टाइप हो जाए तो वो बात अलग है।
अल्टीमेटली इसमें थोड़ा सा अभी प्रेशर लगेगा। सो ऑप्शंस डेटा के हिसाब से 26,000 का ये जोन 250 तक का जोन हैज नाउ बिकम अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। सपोर्ट्स देखते हैं तो सपोर्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स 25,000 पे एक बेस बना के चले हुए हैं कि यहाँ पे एक राउंड नंबर है, तो 25,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो 25,000 को ब्रीच करने में थोड़ा मुश्किल होगा। सो व्हाट्स द टेक अवे फॉर दिस वीक? टेक अवे ये है मार्केट का मेरे लिए कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड साइडवेज है। निफ्टी जब तक अभी मेरे को लग रहा है एक शार्प फॉल आ गया है 3% का, तो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन अगर 300 डिसाइसिवली ब्रीच हो गया क्लोजिंग बेसिस पे, तो मल्टीपल सपोर्ट्स भी हैं। तो एग्रेसिव शॉर्ट शॉर्ट तभी प्लान करना जब 25,300 की क्लोजिंग मिल जाती है डिसाइसिवली, और 25,000 के ब्रेक पे तो फिर हम एग्रेसिव शॉर्ट ही जाएंगे, ट्रेंड चेंज हो जाएगा वीकली चार्ट के हिसाब से भी। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड मुझे ऐसा लगता है निफ्टी 25,800 900 से लेके 25,300 की रेंज में थोड़ा समय बिता सकता है। तो स्टार्ट करते हैं एफआईआईएस की एक्टिविटी से। इक्विटी मार्केट में जैसे कि आप देख रहे हैं, एफआईआईएस पूरा अक्टूबर मंथ में नेट सेलर रहे, बट क्वांटिटी बहुत स्मॉल थी, लगभग 2,000 करोड़ का ही कुछ माल बेचा इन लोगों ने कैश कैश मार्केट में। एंड दूसरी तरफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिला, ओवर 50,000 करोड़ की हमें यहाँ बाइंग देखने को मिली है। कंटिन्यूसली डोमेस्टिक इन्वेस्टर से सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को। दिस मीन्स बेसिकली कि डाउन साइड रिस्क, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि डोमेस्टिक इन्फ्लोज की वजह से आपका डाउन साइड रिस्क कैप हो जाता है। और इस मंथ स्टार्ट ऑफ द नवंबर दे हैव सोल्ड लगभग 1,600 करोड़ 1,600 करोड़, एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बाय किया है 16,000 करोड़। अगेन प्रूविंग टू दैट पॉइंट कि डाउन साइड रिस्क कैप्ड है, बट फास्ट मनी यानी कि एफआई मनी इज स्टिल नॉट कमिंग टू इंडिया इन अ वेरी हेल्दी पार्टिसिपेशन। लाइक उससे जो मोमेंटम ट्रिगर आता है ना, ग्रोथ ट्रिगर आता है कि भाई हम 26,250 के स्मॉल क्रूशियल रेजिस्टेंस को निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ से कैश मार्केट से हमें देख रहे हैं कि मिल रहा है कि वैल्यूएशंस के हिसाब से चाहे हम कितने भी हो जाएं, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की वजह से ही मार्केट का ड्रॉडाउन जो है वो बचा हुआ है। नाउ वी लुक एट द इंडेक्स फ्यूचर्स ऑफ एफआईआईस। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर कैश मार्केट इक्विटी मार्केट में जैसे हम बाय सेल करते हैं शेयर्स, तो इंडेक्स फ्यूचर्स डेरिवेटिव से हेजिंग होती है। उनकी हेजिंग से मतलब अगर आप कैश मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो अगर इंडेक्स फ्यूचर से आप उसको हेज करेंगे तो आपका जो नुकसान है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये डेटा ये दिखाता है कि एफआईआईस की इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग कैसी है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर शॉर्ट्स को इन लोगों ने रोल ओवर नहीं किया तो इस तरह का हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सिमिलरली एज यू कैन सी दे स्टार्टेड द नवंबर सीरीज लगभग लगभग 75% कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से। अब वो कॉन्ट्रैक्ट 87% पे इन लोगों ने पहुंचा दिया। व्हाट दिस मींस इज कि एफआईआई के टोटल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का जो डेटा है उसमें से 87% कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है और लगभग 13% कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। दिस अगेन सिग्निफाइज कि डेरिवेटिव से इनमें अभी भी वीकनेस है। ये डेटा नेट ओपन इंटरेस्ट ये येलो बार्स दिखाता है कि टोटल नेट ओपन इंटरेस्ट अभी नेगेटिव है। जब तक यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट्स कवर नहीं होते, तो एक ओवरहैंग बना रहेगा कि कभी भी किसी समय आपको हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्रूशियल डेटा विल मॉनिटर इज द सेक्टोरल स्ट्रेंथ स्टार्ट ऑफ द Q3। अब ये ग्राफ हमने इस वीडियो सीरीज की स्टार्टिंग से प्लॉट किया था कि हम देखेंगे कि अक्टूबर मंथ से यानी कि Q3 के स्टार्टिंग से कौन कौन से वो सेक्टर्स है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एज यू कैन सी, पीएसयू बैंक्स, रियल स्टेट, ऑयल एंड गैस, मेटल अभी भी कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहे हैं सीएनएक्स फाइनेंस और निफ्टी बैंक। सो सीएनएक्स फाइनेंस तो हमने डिस्कस भी किया था जिसमें एनबीएफसी वगैरह सारे आ जाते हैं। लास्ट वीक हमने ऑयल एंड गैस को सेक्टर को हाईलाइट किया था कि भाई क्योंकि क्रूड ना एकदम नीचे पहुंच गया है, सो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी और सीजनैलिटी के हिसाब से क्रूड ऑयल में नवंबर अक्टूबर दिसंबर में थोड़ा सा पुल बैक आता है। तो इसीलिए ऑयल एंड गैस का सेक्टर में आपको ये प्ले दिख रहा है। बट बाय द वे पीएसयू बैंक्स हैव डन फिनोमिनली वेल दिस ईयर, लगभग 30% से ऊपर का गेन है इस साल भर के हिसाब से फॉर द एंटायर ईयर। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर्स की जो स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। मेरा ये मानना है कि ये रिसेंट ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ है, तो आप यहाँ सीनेक्स फाइनेंस जैसे कि एनबीएफसी वगैरह पे फोकस बनाए रख सकते हैं। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है। मेटल्स में बना के रख सकते हैं, मेटल्स में भी ऑल टाइम हाई का भी रीटेस्ट हुआ है। तो वो जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता इंडेक्स में, तब तक यहाँ पे स्ट्रक्चर मोमेंटम बना रह सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन स्टोरी, जो कि म्यूचुअल फंड पे सेबी का नया प्रपोजल आया। अगर आपको याद हो 10 साल पहले तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में टीवी में एक ऐड आता था जिसके एंड में लाइन लिखी रहती थी, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आज वही लाइन लगभग 25 करोड़ इंडियंस को इफेक्ट कर रही है। बिकॉज क्योंकि पूरा ये अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो 12 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होती थी डेकेड पहले, आज ये इंडस्ट्री 75 लाख करोड़ तक की हो गई है। तो सेबी जो इंडियन मार्केट रेगुलेटर है उसका ये कहना है कि थोड़ा अभी रूल बुक में ना चेंजेस करने का टाइम आया, तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा है क्योंकि ये कुछ रूल्स ना 1990 से नहीं बदले। सो
हम लोग जब पहले रूल से बात करें, इसको एक एनालॉजी से समझेंगे कि उन्होंने प्रपोज क्या किया है। ओवर टाइम ना फंड हाउसेज ने, जैसे कि आप इसको एक फूड मेन्यू की तरह समझिए कि फूड मेन्यू में जैसे हमारे पास होता है, मैं प्रेजेंटेशन भी चेंज करता हूँ। ओवर टाइम फंड हाउसेज ने इन्वेस्टर्स में जैसे छोटे छोटे कॉस्ट इन्वॉल्व कर दिए हैं, कहीं पे जीएसटी है, कहीं पे ब्रोकरेज है, कहीं पे एग्जिट लोड है। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट के बिल की तरह इसको समझिए कि कहीं ना कहीं आपके 500 के ऊपर पैकेजिंग कॉस्ट, कन्वीनियंस फीस, इस तरह का कुछ कुछ लगभग 500 का बिल 700 का बन जाए। तो सेबी का मानना ये है कि इस चीज को पूरा सिंपल किया जाए और आपको क्लियरली समझ में आए, उसलिए उन्होंने कुछ प्रपोजल्स रखे हैं। जो पहला प्रपोजल है वो ये है कि सबसे पहले सेबी चाहता है कि म्यूचुअल फंड के जो एक्सपेंस रेशियो, जिसको हम टीईआर भी बोलते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो, उसको अपर लिमिट थोड़ा कम हो। सिंपल वर्ड्स में आपको, जैसे कि अगर आप बफेट टिकट है तो अब थोड़ा सस्ता हो, पूरा एक बफेट का साइज थोड़ा सस्ता हो, सेम मील लेकिन थोड़ा कम प्राइस में। एग्जाम्पल अगर इक्विटी फंड्स का है तो उसका कैप जो है 1.05% से घटाकर रिड्यूस कर कर 0.9 तक करा जाए। नेक्स्ट चेंज जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है एग्जिट लोड रूल। एग्जिट लोड रूल यानी कि सब जहां पे इन्वेस्टमेंट को जल्दी निकलने का कोशिश करे, जो भी इन्वेस्टमेंट को जल्दी निकलते हो, उसमें एक थोड़ा चार्ज लगता है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली एग्जिट लोड। अगर आपने एक इनिशियल डिफाइंड पीरियड से पहले उसको निकल गए तो दैट इज कॉल्ड एन एग्जिट लोड चार्ज। अब सेबी ने रूल को सिंपल करने का प्रपोजल दिया है कि भाई जो छोटे फंड है जिनका 2000 करोड़ तक का है, दैट कैन चार्ज 0.05% तक, बट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। बड़े फंड्स इसको अवॉइड करें। ओके, दिस इज द न्यू, मतलब उनका प्रपोजल है। नेक्स्ट जो वो प्रपोज कर रहे हैं कि सबसे बड़ा चेंज है ब्रोकरेज कॉस्ट। अब पहले फंड हाउसेस 0.12% तक स्टॉक्स पे ट्रेड करने का, 0.05% डेरिवेटिव से, इस तरह का कुछ रेशियोज ब्रोकरेज कॉस्ट के तौर पे कस्टमर पे लेते थे। अब सेबी ने उसको कहा कि उसको रैशनलाइज किया जाए, 0.02% फॉर द स्टॉक्स एंड 0.01% फॉर द स्टॉक डेरिवेटिव्स, विच टेक्निकली रिजल्ट्स इन 80% कट कि उनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, ये ट्रांजैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि सेबी ने देखा कि देर इज अ डिस्क्रिपेंसी कि कुछ फंड ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, आर्बिट्राज फंड वगैरह का उन्होंने कुछ स्टडी किया कि कुछ फंड ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, कुछ फंड कम चार्ज कर रहे हैं। इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए ये मानिए कि कोई रेस्टोरेंट आपसे 10 रुपए डिलीवरी चार्ज के ले रहा है, दूसरा 100 रुपए ले रहा है, तो देर इज अ गैप ना। सो सेबी वांट्स टू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस दिस गैप और एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में वो ब्रोकरेज कॉस्ट का एक फॉर्मेट बनना चाहिए, ये उनका हिसाब से। नेक्स्ट अगर देखें तो उनका है कि टोटल एक्सपेंस रेशियो के अंदर ही ये कॉस्ट आई जाए, कि आप जो ब्रोकरेज करते हैं और कुछ अलग टैक्सेस लगा रहे हैं, तो सेबी ये मानता है कि इसको आप सारा को एक्सपेंस रेशियो के अंदर ही डाल के एक फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज कीजिए पूरा एक इन्वेस्टर को, जिसमें ब्रोकरेज, एक्सचेंज फीस, जीएसटी, एसटीटी सब क्लियरली डिस्क्लोज करें और इन्वेस्टर को वो पास ऑन किया जाए। फाइनली सेबी ने एक नया प्रपोजल भी किया है कि परफॉर्मेंस लिंक फीस। अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, तो आप एएमसी उस हिसाब से चूज करिए और वो ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, दूसरे कम चार्ज कर सकते हैं। साउंड्स फेयर, बट ये बहुत ट्रिकी है। तो मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, बट दिस इज वेरी ट्रिकी बिकॉज डेली बेसिस पे एनएवी सेटल होती है, तो हाउ विल यू डिसाइड? इट्स टू मच ऑफ टास्क। मतलब इमेजिन दे, अगर रेस्टोरेंट अपनी प्राइस हर दिन कस्टमर रिव्यू और उसके बेसिस पे इवेल्युएट कर रहा है, सो दिस साउंड्स ट्रिकी, बट लेट्स सी ये प्रपोजल कहां तक जाता है। तो दीज आर द मेन चेंजेस जो सेबी ने प्रपोज किए म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए एज अ चेंज, जो उनको इम्प्लीमेंट करने का वो प्लान बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मुझे क्या करना है। आपका एसआईपी, डम्पशन, टैक्स रूल, इन पे कोई चेंज नहीं है। ये सब फंड हाउसेस के लिए, जो उनको क्लीनर डिटेल्ड कॉस्ट शीट आपको भेजेंगे, जिससे आपको क्लियरली डिस्टिंक्शन पता लगेगा कि भाई जो भी टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसमें मेरे क्या डिडक्शंस हो रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे एक्सपेंस रेशियो अगर सिर्फ 0.15% से कम हो जाता है, तो टेक्निकली 10 साल के पीरियड पे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में 3800 रुपीज का कॉस्ट बचता है। तो बड़े अमाउंट पे ये और कॉस्ट बड़ा होता जाता है। मतलब सो फंड हाउसेस से इसका मतलब ये कि उनके थोड़े मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बढ़ सकती है, बट इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ट्रस्ट और बढ़ेगा। इंडस्ट्री थोड़ी लीन हो गई है, बड़ी हो गई है, तो उसको एक स्ट्रक्चर में डालने का कोशिश किया जा रहा है। सो दिस वाज अ ओवरव्यू कि भाई जो प्रपोजल आया है सभी का वो क्या है। अब नाउ वी विल सी कि ये कैसे इंप्लीमेंट होता है। सो नाउ वी हैव अप्रोच टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। अब हम चार्ट चेक से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूएसडी आईएनआर का चार्ट। हमने लास्ट टाइम ये कहा था ये बुलिश कैंडल बना है, सो आईएनआर में वीकनेस और बढ़ सकता है इन रिस्पेक्ट टू डॉलर। तो अभी भी आप देख रहे हैं इस वीक तो फ्लैट क्लोज हुआ है, बट पॉसिबली अगर ये 89 का ये जोन निकलेगा तो यहाँ पे आईएनआर में वीकनेस और बढ़ेगी और हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है आगे, मतलब इक्विटीज में, बिकॉज देन वीकनेस इन आईएनआर इज जनरली बैड फॉर इक्विटीज। ठीक है, नाउ वी विल सी नेक्स्ट चार्ट इज द गोल्ड।
गोल्ड का चार्ट देखें तो हमारा व्यू यहाँ पे यही था कि जब तक ये मूविंग एवरेज के पास 21 वीकली मूविंग एवरेज के पास नहीं आता, यहाँ हम कोई फ्रेश एलोकेशन नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक शार्प पुल बैक आया है. सो इधर द प्राइस हैज टू कैच अप टू दिस लेवल, और दिस लेवल 21 वीकली है EMA हैज टू कैच अप टू द प्राइस. फिलहाल के लिए यहाँ कंसोलिडेशन है. शॉर्ट टर्म पुल बैक आ सकता है बिकॉज एक क्लासिकल इनसाइड पैटर्न बना है. तो इस रेंज के ब्रेकआउट पे यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वेदर डाउन साइड और अपसाइड आई डोंट नो येट, बट वी विल मॉनिटर दिस क्लोजली. बट गोल्ड से ज्यादा स्ट्रक्चर सिल्वर का बेटर लग रहा है. इफ यू सी सिल्वर का चार्ट, सिल्वर में ये ऑल टाइम हाई का जोन है जो मैंने ग्रीन कलर का बना रखा है, लास्ट टाइम का प्रीवियस ऑल टाइम हाई का. ये ब्रेक देने के बाद यहाँ पे ये रीटेस्ट हुआ है. नाउ अब रीटेस्ट के बाद यहाँ पे अब अगर आप देख रहे होंगे तो 21 वीकली में थोड़ा पास भी आ गया है. सो इन दिस केस जब थोड़ा टाइम के लिए मुझे ऐसा लगता है सिल्वर कैन कंसोलिडेट बिटवीन 55 टू 45. यहाँ पे एक बुल फ्लैग टाइप का पैटर्न बनने को मिल रहेगा हमें. थोड़ा कंसोलिडेशन ठीक भी है इस जोन में. इस जोन में जितना ये कंसोलिडेट करेगा उसका ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग होगा. तो लगभग इस अगर एक्यूमुलेशन जोन भी है फॉर शॉर्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो इस जोन में ही होना चाहिए. उसके बाद अगर इस जोन के नीचे क्लोज हो जाता है तो वीकनेस बढ़ेगी. फिलहाल के लिए यहाँ पे ये है कि इस जोन में थोड़ा सा डिप्लॉइंग की जा सकती है, विच इज अराउंड 42 टू 45. सो सिल्वर का चार्ट इन कंपैरिजन टू द गोल्ड बेटर है. नाउ लेट्स लुक एट द S&P 500. S&P 500 में हमने ये इनसाइड कैंडल पे जब डिस्कस किया था ब्रेकआउट का, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ बट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया. वी कैन सी ड्रैगन फ्लाई डोजी का कंफर्मेशन मिला है, इट्स अ बेयरिश कैंडल. तो शॉर्ट टर्म में S&P में वीकनेस देखने को मिल सकती है. बट यहाँ पे एक ट्रिकी सिनेरियो ये है कि ये अभी भी चैनल को प्रोटेक्ट कर रहा है. ये लॉन्ग टर्म चैनल जो चला आ रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे फ्रेश स्ट्रेंथ हमें तभी देखने को मिलेगी जब ये 6920 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होगी. अनलेस एवरी पुल बैक इन दिस जोन मे बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. अनलेस दिस ये व्यू हमारा नेगेट कब हो जाएगा, जब हमें वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर देखने को मिल जाएगी 6920 के ऊपर. अगर S&P 500 6500 का 65,550 का ये जोन ब्रीच करता है तो वी कैन सी फर्दर वीकनेस. तो फिर वहां पे 21 वीकली में टेस्ट हो सकता है. नाउ विल सी नैस्डैक में हमने ना डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि ये चैनल के बाहर निकल गया है. मैंने इसमें ये भी कहा था चैनल्स आर लाइक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. हम एक बेसिकली सीरीज ऑफ हायर लोज को कनेक्ट करते हुए चलते हैं. उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि भाई टॉप पे हमें इन्वेस्टिंग नहीं करनी है. यहाँ पे बेसिकली वी विल डू इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अराउंड दीज जोन, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हम मूविंग एवरेजेस के पास करेंगे. हमने ये भी बोला था कि अगर ये सस्टेन करता है तो ये अलग टेरिटरी चार्टिंग बनाएगा, अलग टेरिटरी बनाएगा. बट ऐसा हुआ नहीं. एज यू कैन सी दिस फॉलो, इस हाई का हमें फॉलो थ्रू नहीं देखने को मिला. थोड़ा सा डबल टॉप सिनेरियो भी लग रहा है, और यहाँ पे भी हमें बेयरिश कैंडल देखने को मिली है विच इज स्ट्रांगली ए शूटिंग स्टार के बिलो क्लोजिंग हुई है. तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी जब तक ये हाई नैस्डैक में नहीं निकलता है तब तक यहाँ भी वीकनेस बनी रह सकती है. और वी कैन सी ए पॉसिबल रीटेस्ट ऑफ दिस जोन अराउंड 22,100 का. इसके नीचे, इस जोन के नीचे ही वीकनेस और बढ़ेगी. तो नैस्डैक का ग्लोबल मार्केट में S&P और नैस्डैक का थोड़ा स्ट्रक्चर साइडवेज टू बेयरिश है, और बेयरिश ज्यादा है, मतलब थोड़ी वीकनेस देखने को मिली है. नाउ टुवर्ड्स द एंड वी विल सी बिटकॉइन का चार्ट. बिटकॉइन पे हमने लास्ट वीक ये डिस्कस क्लियरली बोला था कि यहाँ पे हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है. वी डू नो द डायरेक्शन, बट वी डिसाइडेड कि भाई जब तक डेली चार्ट पे मैं इसको दिखाता हूँ, डेली चार्ट पे मैं जो हमने एनालिसिस किया था उसका की लेवल्स ढंग से देखिएगा कि हमने ये डिसाइड किया था कि अगर ये हाई विच इज अराउंड 116 और ये लो 90, ये 107 का ये लो ब्रीच होता है तो वहां पे हमें डायरेक्शनल क्लूज मिलेंगे. अगर आप देख रहे हैं लास्ट वीक यहाँ पे एक शार्प ब्रेकडाउन हुआ है. ब्रेकडाउन के बाद यहाँ प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रहा है. आगे के लिए बिटकॉइन का हमारा व्यू क्या है, हमें लगता है इसमें वीकनेस बनी रह सकती है, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर आप स्ट्रक्चर वापस देखेंगे तो यहाँ वीकनेस बनी हुई है, और यहाँ पे लोअर सपोर्ट का एक एम पैटर्न टाइप का हमें दिख भी रहा है जो ब्रेकडाउन हुआ है. ये देखिए, ये एम पैटर्न यहाँ ब्रेकडाउन हुआ है. अब जब तक ये जोन विच इज अराउंड 1,07,000, इस जोन की वीकली क्लोजिंग या शार्प वीकली क्लोजिंग हमें ऐसे नहीं मिलती है, तब तक यहाँ पे वीकनेस बनी रह सकती है. और अगर अगर हमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज ही प्लान करनी है तो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज के लिए व्हाट यू कैन सी द रीटेस्ट ऑफ दिस जोन. यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के अगर आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर मिलता है सो फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है. ये व्यू हमारा तब चेंज हो जाएगा जब
ये 1,16,000 को क्लोजिंग बेसिस पे कैप्चर कर लेगा, या 1,07,000 के बाद भी थोड़ा सा बुलिशनेस आ सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बिटकॉइन का भी थोड़ा वीक ही लग रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वाज ऑल फॉर द वीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और म्यूचुअल फंड की स्टोरी अच्छे से कवर करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना, क्योंकि सब लोग लगभग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पार्ट है। तो सबको समझ में आना चाहिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस हिसाब से ब्रोकरेज कॉस्ट चेंज हो रहा है, एक्सपेंसेस चेंज हो रहे हैं, फैक्ट शीट में क्या क्या डिटेल्स को पढ़ना है, एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।